जो बात मैं आपसे अब कहने जा रहा हूँ पिताजी महाराज, हो सकता है वो बात सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे की भूमि फट जाए, आपके जीवन में भूचाल आ जाए, किंतु फिर भी ये बात आपको ज्ञात होनी अति आवश्यक है पिताजी। दुख हो रहा है पिताजी ये बात कहते हुए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहे हैं। एक शासक के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में। सत्य ही तो कहा था अशोक ने कि आप कान के कच्चे हैं, किंतु आप कान के कच्चे ही नहीं पिताजी, आप तो आंख के अंधे भी हैं। मर्यादा का उल्लंघन करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? आ रही है ना लज्जा, किंतु ये सोच सोच कर पिताजी कि मेरे पिता की नाक के नीचे विश्वासघात होता रहा, छल कपट होता रहा, किंतु उन्हें भनक तक नहीं हुई। इसलिए मैंने आपको अकर्मण्य राजा, अकर्मण्य व्यक्ति कहा। एक बात बताइए पिताजी, सियामक की मृत्यु का दुख हुआ आपको? वो एक राजद्रोही था। जब अपना रक्त मरता है तो थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है ना पिताजी, थोड़ा सा दुख अवश्य हुआ होगा। नहीं हुआ ना? जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? आपके एक पुत्र ने जब आपके दूसरे पुत्र को मार डाला तब भी आपका रक्त नहीं उबला, क्योंकि वो आपका रक्त था ही नहीं पिताजी। मैं जानता हूं आपके हृदय ने यह बात स्वीकार कर ली है। यदि आप चाहें तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, साक्षी भी है मेरे पास। कभी आपको आभास नहीं हुआ पिताजी कि क्यों रानी नूर आपके साथ कम किंतु आपके ज्येष्ठ भ्राता जस्टिन के साथ अधिक समय व्यतीत करती थी? तुम्हारे जीवन का इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया? रुक जाओ, ये मेरा पुत्र है, और वो मेरी पत्नी है। अशोक! क्या हुआ? न जाने क्यों अचानक घबराहट सी हो रही, जैसे कुछ अनिष्ट घटित होने वाला हो। इससे पहले कि और विलंब हो, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पाटलिपुत्र पहुंचना होगा। अशोक के स्वागत में तो यहाँ चहल पहल होनी चाहिए थी, भव्यता होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और अब तक तो राजकुमार अशोक को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। राजकुमार अशोक को कोई महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करना था।
राजकुमार अशोक ने मुझे आदेश दिया था कि मैं सेना को लेकर पाटलिपुत्र वापस लौट जाऊं, किंतु उसके पश्चात मेरा अशोक के साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ। आचार्य, सुषिम जीवित हैं और यहाँ आ चुके हैं। सुशीम, अब तक तो तुम सफल हो गए, पर तुमने कल्पना की है जब इनकी चेतना लौटेगी तब क्या होगा? आप चिंता मत करो माँ, मैंने इसे इतना दुर्बल बना दिया है कि यदि ये चेतना से लौटा भी तब भी ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सुशीम, परिस्थितियों का आकलन करना तुम्हें अब तक नहीं आया। जितना शीघ्र सीख लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शासन कैसे करोगे तुम? अपना सौभाग्य समझो तुम कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये देखो, ये औषधि है, मैंने विशेष जड़ी बूटियों से बनाई है। इसका सेवन करने के पश्चात अपनी आंखें खोलकर जिस व्यक्ति को ये सबसे पहले देखेंगे, ये उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। कक्ष में सम्राट के साथ राजकुमार सुशीम और महारानी चारू मित्रा हैं। किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? सुशीम, इनकी चेतना लौटने से पहले हमें उन्हें ये औषधि पिलानी होगी। शीघ्र कीजिए ना। मां से भी छल कपट। सुशीम, बाहर जो भी हो, औषधि का प्रभाव होने से पहले वो अंदर नहीं आना चाहिए। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर सुशीम का कोई अधिकार नहीं है। ये भवन में क्या हो रहा है? ये द्वार क्यों बंद है और राजकुमार सुशीम के सैनिक यहाँ किस अधिकार से उपस्थित है? मैं कुछ नहीं जानता आचार्य, केवल एक बात जानता हूँ कि सुशीम भैया ने पिताजी के कानों में कुछ तो कहा और वो अस्वस्थ हो गए और महारानी उनकी देखभाल कर रही है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? यदि औषधि का प्रभाव होता तो ये मुझसे प्रश्न नहीं पूछता। सुशीम, औषधि का कोई दोष नहीं। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे प्यास लग रही है, जाओ मेरे जल लेकर आओ। जाओ।
बिंदुसार तो हमारे हाथों की कठपुतली बन गया है माँ। हमारी विजय अब निश्चित है माँ। अब बिंदुसार वही निर्णय लेगा जो तुम चाहोगे सुशीम। ये सब क्या है? यदि तुम्हें परिणाम ज्ञात होता तो तुम ये कभी नहीं करते। पीछे आ जाओ, पीछे हटो, मुझे चिकित्सालय जाना। मार छोड़ो मेरा। कौरव की मेरी पुत्री, तुमने मेरी पुत्री को मार दिया। अशोक ने मेरी पुत्री कौरवकी को मार दिया। हटो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजभवन में क्या कर रहे हैं आप? अभी ये सब बातें बताने का समय नहीं। मेरी पुत्री को औषधि की आवश्यकता। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पिताजी कहाँ? पिताजी, वो राजा जगन्नाथ यहाँ पे। सभा में प्रवेश करने से पूर्व अनुमति लेना सीखो अशोक। तुम जीवित हो? मृत्यु के मुख से लौटना मुझे भली भांति आता है, किंतु जब मृत्यु स्वयं अशोक बनकर सामने आए तो उससे बच पाना कठिन होता है। तुम रुक जाओ। पिताजी महाराज, आप इस विश्वासघाती को अपनी भूमि पर स्वतंत्र कैसे घूमने दे रहे हैं? आप भली भांति जानते हैं कि इसने कितने जघन्य अपराध किए हैं। आपकी हत्या करने का प्रयास भी किया इसने। उसके पश्चात भी आप इसे। सुशीम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। सारे पुत्रों में श्रेष्ठ। सारे पुत्रों में श्रेष्ठ। पिताजी, सुशीम राजद्रोही है पिताजी। मेरे उत्तराधिकारी के लिए ऐसे अपशब्द बोलने का परिणाम जानते हो? मेरे उत्तराधिकारी को ऐसे शब्द कहने का परिणाम जानते हो? पिताजी, ये अचानक आपको हो क्या गया? आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं। मैं इसी क्षण से सुशीम को मेरा उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। मैं सुशीम को सारे अधिकार देता हूं। मैं सुशीम को वो सारे अधिकार देता हूं। उसके हर निर्णय में मेरी सहमति होगी। भैया, ये पिताजी को क्या हो गया है? कुछ क्षण पहले पिताजी मुझसे कह रहे थे कि वो आपको सम्राट बनाना चाहते हैं। वो आपके स्वागत की तैयारियां भी कर रहे थे। और पिताजी का निर्णय अचानक से परिवर्तित कैसे हो गया? क्या किया तुमने मेरे पिता के साथ? तुम्हें और अवश्य रानी चारुमित्रा, आपने स्वयं अपने तंत्र विद्या का प्रयोग किया होगा पिताजी पर। पिताजी महाराज कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। देखा पिताजी आपने, अभी अभी आपने सबके सामने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया है, मुझे सारे अधिकार दिए, किंतु एक भी सैनिक मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कौन इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है और कौन अयोग्य।
ठीक है, जिसे भी सम्राट के आदेश की अवज्ञा करनी है करे, किंतु स्मरण रहे, इस संसार में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और मेरे राजा बिंदुसार ने मुझे चुना है। सबके सामने सब साक्षी हैं और मेरे आदेश की अवमानना करके तुमने अपने लिए मृत्यु का चयन किया है। आचार्य, आप मौन क्यों हैं? आपके समक्ष, आपकी उपस्थिति में इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है और आप मौन खड़े हैं? आप जानते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या। सत्य से आप अवगत हैं आचार्य। अशोक, इस समय यही उपयुक्त होगा कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी आचार्य कि आपकी निष्ठा ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। आप स्वयं शिष्य हैं आचार्य चाणक्य की। आपने विस्मृत कर दिया उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को। इतना दुर्बल हो गया आपका संकल्प। आज आपने ये सिद्ध कर दिया आचार्य कि कोई भी मनुष्य भ्रष्ट हो सकता है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, इस राज सिंहासन की सेवा करने के लिए सौगंध ली है अशोक। और मेरी निष्ठा इस राज सिंहासन के लिए है और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि मेरी सेवाएं सदैव इस राज सिंहासन, सम्राट और यहाँ की प्रजा के लिए हो। और आप वास्तव में ये सोचते हैं कि ये सुशील प्रजा का देखभाल करेगा? न्याय, न्याय दीजिए सम्राट, सम्राट बिंदुसार, न्याय दीजिए। मैं आपके समक्ष और आपके होने वाले उत्तराधिकारी के समक्ष न्याय की भीख मांगता हूं। मुझे न्याय दीजिए। आपके पुत्र राजकुमार अशोक ने मेरी पुत्री का वध कर दिया। जब तक आप इस अपराध का दंड अशोक को नहीं देंगे, मुझे शांति नहीं मिलेगी। और यदि आप इसे दंड नहीं देंगे, तो जो समस्या अब तक दो परिवारों के बीच में थी, अब दो देशों के बीच की होगी। सारा कलिंग अपनी पुत्री की हत्या के लिए सारे मगध का दुश्मन बन जाएगा, सारे मगध का। और इसका दोषी होगा आपका पुत्र अशोक और आपका अपने पुत्र के प्रति अंधा प्रेम। ये क्या नगर प्राप्त कर रहे हैं आप? मैं कभी भी कौरव को मारने का प्रयास नहीं कर सकता। क्या सत्य कह रहा है? आपने तो स्वयं कौरवकी को मृत जानकर छोड़ दिया था। मैं लाया हूं कौरवकी को यहां बचाकर, और इस सत्य को आप भली भांति जानते हैं। असत्य है ये सम्राट। असत्य तो ये कह रहा है सम्राट। और यहां पर आपकी बात सुनने में किसी का भी रुचि नहीं है महाराज। अशोक, जो भी निर्णय लेना है मैं लूंगा, तुम नहीं लोगे।